10 सितंबर 2023 की सुबह के करीब 7 बजे का वक्त था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लोग ठीक से नींद से जागे भी नहीं थे। पुलिस तो वैसे भी रात भर जागकर अपनी ड्यूटी अंजाम देती है, लिहाजा उनके दिन की शुरुआत वैसे भी थोड़ी देर से शुरू होती है। ऐसे में अगर सुबह के 7 बजे पुलिस स्टेशन जाकर कोई किसी बड़े अपराध की खबर दे तो पुलिस वालों के मुंह का जायका कसैला हो ही जाता है। देहरादून के रायपुर थाने पहुंचकर सोडा सरौली गांव के प्रधान प्रवेश कुमेड़ी ने भी जब यह खबर थाने के हेड मुंशी को दी कि मालदेवता रोड पर सिरवालगढ़ में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, तो उनका भी हाल कुछ ऐसा ही था जैसे सुबह सुबह उन्होंने करेले का जूस पी लिया हो। लेकिन वक्त चाहे कोई भी हो और खबर कैसी भी हो, पुलिस को तो अपना काम हर हाल में करना ही होता है। खैर, खबर चूंकि हत्या की थी, इसलिए हेड मुंशी ने फौरन इसकी खबर एसएचओ कुंदन राम को दी, जो कि उस वक्त अपने क्वार्टर पर रात भर गश्त करने के बाद आराम फरमा रहे थे। ये खबर सुनते ही एसएचओ कुंदन राम की नींद काफूर हो गई। आनन फानन में वो वर्दी पहनकर अपने ऑफिस पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को फौरन इकट्ठा होने का संदेश भिजवाया। अगले 10 मिनट में थाने का सारा स्टाफ वहां मौजूद था। एक दरोगा और 2-3 कांस्टेबलों को साथ लेकर वो सिरवालगढ़ की तरफ रवाना हो गए। इसी बीच उन्होंने आला अफसरों को भी इसकी खबर कर दी थी। जिस वक्त एसएचओ मौके वारदात पर पहुंचे, मौके पर इलाके के लोगों की काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। एसएचओ ने आगे की कार्रवाई करने से पहले फॉरेंसिक और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मौके पर बुला लिया। तब तक देहरादून के डीआईजी, एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर, एसपी सरिता डोभाल और सीओ अभिनव चौधरी भी मौके पर पहुंच चुके थे। सभी ने मौके वारदात का बारीकी से मुआयना किया। जिस लड़की की लाश मिली थी, उसके चेहरे और शरीर की बनावट से लग रहा था कि उसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल के करीब होगी। लड़की के माथे और सिर पर किसी वजनी चीज से वार के निशान थे। लाश के करीब ही एक तेजाब की बोतल पड़ी हुई थी। लड़की के हाथ में एक सोने और एक चांदी की मौजूद अंगूठियां इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि उसकी हत्या कम से कम लूटपाट के लिए तो नहीं की गई है। जिस जगह लड़की की लाश मिली थी वो सड़क किनारे बनी एक कच्ची नाले जैसी जगह थी, जहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। पुलिस ने आसपास के इलाकों से लोगों को बुलाकर उसकी पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन 2 घंटे की मुशक्कत के बाद भी इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। लाश के पास से भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सकती। इसलिए एसएसपी के इंस्ट्रक्शन पर पुलिस ने लाश की फोटो खिंचवाकर उसे मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित करवा दिया ताकि उसकी शिनाख्त हो सके। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने एसपी सरिता डोभाल और सीओ अभिनव चौधरी की निगरानी में हत्याकांड का खुलासा करने के लिए एसएचओ कुंदन राम के नेतृत्व में 4 टीमें गठित कर दी। पहली टीम मौके वारदात के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ में लग गई। दूसरी टीम ने मौके वारदात की तरफ आने जाने वाले रास्तों पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक करना शुरू कर दिया। तीसरी टीम ने मरने वाली लड़की ने जो ब्रांडेड ड्रेस पहनी थी उसकी जानकारी लेने के लिए जूडियो ब्रांड के शोरूम पहुंचकर ये जानकारी जुटानी शुरू कर दी कि वो ड्रेस किसने खरीदा था। दरअसल पुलिस ने जब लाश की जांच की थी तो पता चला था कि लाश के शरीर पर जो ड्रेस है वो जूडियो कंपनी की ड्रेस है, जो कि महंगा ब्रांड है। इससे पुलिस को लगा कि लड़की कोई आम परिवार की नहीं हो सकती, क्योंकि इतने महंगे ब्रांड की ड्रेस कोई आम परिवार की लड़की नहीं पहन सकती। खैर, ब्रांड के बारे में जब पता किया गया तो ये पता चला कि इस ब्रांड के ड्रेस बेचने वाले शहर में 2 ही शोरूम है। वहाँ से इसे खरीदा गया होगा तो जरूर कोई न कोई जानकारी मिल जाएगी। और चौथी टीम का काम था विक्टिम की शिनाख्त। इधर जब पुलिस की तीसरी टीम जूडियो ब्रांड के दोनों शोरूम पहुंची तो वहां से पता चला कि हाल फिलहाल में दोनों शोरूम से ऐसी 8 ड्रेसेस बिकी हैं। पुलिस ने उन सभी ड्रेस के खरीदारों के बिल, फोन नंबर और एड्रेस वगैरह हासिल कर लिए और एक एक करके उनसे जानकारियां लेनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ पुलिस की पहली टीम जो मौके वारदात के आसपास के इलाकों के लोगों से पूछताछ कर रही थी, उसे लगभग मौके से 300 मीटर की दूरी पर रहने वाले पंकज पटवाल ने बताया कि ये घटना 9 और 10 सितंबर की रात में हुई होगी। उसने बताया कि उस रात करीब 11 बजे जब वो अपनी गाड़ी से उस रास्ते से होकर आ रहा था तब वहाँ कोई भी लाश नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि वारदात रात 11 बजे के बाद ही हुई है। लिहाजा पुलिस की दूसरी टीम ने रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक महाराणा प्रताप चौक से थाना रोड की ओर जाने वाले और थाना रोड से महाराणा प्रताप चौक की ओर जाने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करना शुरू कर दी। पुलिस टीम ने उस दिन करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और थाना रोड से महाराणा प्रताप चौक की ओर रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक आने जाने वाले करीब 240 वाहनों की एक लिस्ट बनाई जो इस दौरान इस रास्ते से गुजरे थे।
पुलिस टीम ने इन 240 वाहनों के आने जाने के समय का आकलन शुरू किया तो 18 वाहन संदिग्ध नजर आए। पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद इन सभी 4 व्हीलर के नंबर और मालिकों के पते हासिल किए तथा उनके पते तस्दीक किए गए। फिर उनसे एक एक करके पूछताछ की गई। इसी जांच के दौरान पुलिस टीम को एक कार जिसका नंबर UK 07DX5881 था शक के दायरे में आ गई। कार के मालिक का नाम था रामेंदु उपाध्याय, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल था और प्रेमनगर पंडितवाड़ी देहरादून का ही रहने वाला था। दरअसल रामेंदु उपाध्याय पर शक करने की वजह ये थी कि जिस वक्त ये घटना घटी थी उस दौरान रामेंदु का मोबाइल ऑफ था। दूसरी वजह ये थी कि महाराणा प्रताप चौक से थाने रोड तक पहुंचने में जितना वक्त लगता है उसकी कार उस वक्त से करीब 42 मिनट की देरी से थाने चौक के आखिरी CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, जबकि वहां उसे 42 मिनट पहले ही पहुंच जाना चाहिए। 42 मिनट देर से पहुंचने से ये साफ था कि महाराणा प्रताप चौक से थाने रोड के बीच में कहीं न कहीं 42 मिनट तक कार रुकी जरूर थी। रामेंदु उपाध्याय पुलिस की जांच टीम के रडार पर आ गया। टीम ने उसकी निगरानी शुरू कर दी। साथ ही एक टीम उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकालकर उसकी कुंडली खंगालने लगी। मोबाइल में कुछ ऐसी जानकारियां मिली जिससे पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा कि हो न हो लड़की की मौत में कहीं न कहीं रामेंदु उपाध्याय का हाथ जरूर है। लेकिन उसने विक्टिम को क्यों मारा और मरने वाली कौन थी, इस बारे में अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा था, सिवाय इस बात के कि विक्टिम के बॉडी पर जूडियो ब्रांड की जो ड्रेस मिली थी ठीक वैसे ही रंग और साइज की एक ड्रेस रामेंदु उपाध्याय ने 3 सितंबर को जूडियो के किशन नगर शोरूम से खरीदी थी और उस दिन मरने वाली लड़की भी उसके साथ थी। दरअसल शोरूम के स्टाफ ने मरने वाली लड़की की फोटो, उसके बॉडी पर मौजूद ड्रेस और रामेंदु उपाध्याय को देखकर इस बात की तस्दीक कर दी थी। अब पुलिस के पास इतने सबूत तो थे ही कि उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सके। पुलिस टीम ने आला अफसरों के आदेश पर 11 सितंबर 2023 की सुबह लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय को उसके घर प्रेमनगर पंडितवाड़ी से हिरासत में ले लिया और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। थाने लाकर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो रामेंदु इधर उधर की कहानी सुनाता रहा। उसने पुलिस को बताया कि उसका विक्टिम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तब तक पुलिस उसके मोबाइल को खंगाल चुकी थी जिसमें उसकी विक्टिम के साथ फोटो मौजूद थी। साथ ही श्रेया नाम से एक नंबर भी सेव था जिस पर लंबी चौड़ी बातें की गई थी। साथ ही उसी नाम से व्हाट्सएप चैट भी थी। इसके बाद रामेंदु उपाध्याय ने देखा कि उसकी पोल अब खुल चुकी है तो उसने कबूल कर लिया कि जिस लड़की की लाश पुलिस को मिली है वो उसकी प्रेमिका श्रेया की है और उसने हत्या के पीछे की जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ है। इस कहानी की शुरुआत हुई साल 2020 में जब 39 साल रामेंदु उपाध्याय बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात था। कुछ समय पहले ही उसकी शादी हुई थी और कुछ दिन पत्नी के साथ रहने के बाद ही वो अपनी ड्यूटी पर सिलीगुड़ी चला गया। पत्नी सुख की उसे ऐसी लत लग चुकी थी कि रामेंदु सिलीगुड़ी आने के बाद वहां के बार और ऐसे क्लबों में जाने लगा जहां खूबसूरत डांसर और जिस्म बेचने वाले हसीनाएं मिल जाती थी। जनवरी 2020 में एक दिन रामेंदु जब सिलीगुड़ी के सिटी सेंटर मॉल के जिजी डांस बार में गया तो उसकी मुलाकात नेपाल की रहने वाली एक लड़की श्रेया शर्मा से हुई। श्रेया 19 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। उसे देखते ही रामेंदु मानो सब कुछ भूल गया। पहली बार में ही उसे श्रेया इतनी पसंद आई कि वो उसका दीवाना हो गया। इसके बाद तो रामेंदु उपाध्याय श्रेया को देखने के लिए लगभग रोज डांस बार जाने लगा। रामेंदु डांस बार जाता, 2-3 पैग लेता और श्रेया का डांस देखकर वापस आ जाता। वो श्रेया को कुछ कह नहीं पाता कि वह उसे कितना पसंद करता है। हाँ, उसने नाम और पद श्रेया को जरूर बता दिया था। एक दिन रामेंदु को शराब का ज्यादा नशा हो गया। उस दिन उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसकी हालत को देखते हुए श्रेया उसे अपने साथ अपने फ्लैट ले गई और उस दिन उनके बीच सारे फासले मिट गए। उसके बाद तो दोनों के रिश्ते ऐसे परवान चढ़े कि कुछ ही महीनों के अंदर वे दोनों सिलीगुड़ी में एक निजी मकान लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। श्रेया ने अब डांस बार में काम करना छोड़ दिया था। वक्त तेजी से गुजरता रहा। हालांकि 1-2 महीने में रामेंदु देहरादून में अपनी पत्नी से मिलने जरूर चाहा। फिर एक दिन अगस्त 2022 उसका ट्रांसफर देहरादून के क्लेमेंट टाउन में हो गया। 4 अगस्त 2022 को उसने वहां ज्वाइन भी कर लिया। अब वहां उसका घर भी था, परिवार भी, लेकिन न जाने क्यों उसकी जिंदगी में श्रेया के बिना एक अधूरापन और उदासी छाई हुई थी। इसलिए कुछ दिन बाद ही वो पत्नी से काम का बहाना बनाकर सिलीगुड़ी गया और वहां से श्रेया को अपने साथ देहरादून ले आया। अभी तक रामेंदु ने सोचा नहीं था कि श्रेया को कहाँ और कैसे रखना है।
इसलिए उसने उसे फिलहाल क्लेमेंट टाउन के ही एक होटल में रहने के लिए एक कमरा दिलवा दिया। उसकी जिंदगी गोया एक बार फिर रंगीन हो गई। दिन में नौकरी और रात में वो श्रेया के पास होता। परिवार के पास वो बस अब नाम के लिए ही जाता था। लिहाजा उसकी पत्नी सविता को शक हो गया। सविता ने पति की निगरानी और पीछा शुरू किया। जल्दी उसके सामने ये राज खुल गया कि होटल में रह रही एक लड़की से रामेंदु के संबंध है। इस बात पर पति पत्नी में खूब झगड़ा हुआ और दबाव में आकर रामेंदु ने समय पर घर आना शुरू कर दिया। उधर मुलाकात नहीं होने पर श्रेया रामेंदु से नाराज हो गई। एक दिन उसने बोल दिया कि जब मिलना ही नहीं है तो मुझे यहाँ क्यों लाए। रामेंदु ने उसे समझाया कि मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तुम कुछ दिनों के लिए सिलीगुड़ी चली जाओ। इस पर श्रेया ने कहा कि वहाँ अब कोई काम धंधा नहीं है, मैं वहाँ क्या करूँगी और मेरा खर्चा कैसे चलेगा। रामेंदु ने उससे कहा कि थोड़े दिन की बात है, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहीं बुला लूंगा, और रही बात खर्च की तो हमेशा की तरह मैं ही उठाऊंगा। इस तरह से रामेंदु उपाध्याय ने श्रेया को वापस सिलीगुड़ी भेज दिया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। रामेंदु की पत्नी सविता को भी अब यकीन हो गया कि उसके पति का अब किसी से कोई चक्कर नहीं है। लेकिन करीब 1.5 महीने बाद रामेंदु को श्रेया की याद सताने लगी तो उसने श्रेया को फोन करके देहरादून बुला लिया। लेकिन इस बार उसने श्रेया को अपने घर और ऑफिस से दूर राजपुर रोड के एक होटल में ठहराया। अपने प्यार को करीब पाकर रामेंदु की जिंदगी एक बार फिर ठहरे पर आ गई। लेकिन इस बार प्यार की खातिर अब उसकी जेब ढीली होने लगी थी, क्योंकि महंगे होटल में रहने से लेकर खाने पीने तक खर्चों के साथ साथ श्रेया की शॉपिंग के खर्चों ने रामेंदु उपाध्याय की जेब का बजट बिगाड़ दिया था। लिहाजा कुछ दिन श्रेया को होटल में रखने के बाद उसने क्लेमेंट टाउन में एक फ्लैट किराए पर ले लिया और श्रेया को वहां रख दिया। धीरे धीरे दोनों ने वहां अपनी एक दुनिया बसा ली। कुछ दिन तो सब कुछ सही तरीके से चला। साथ रहते रहते श्रेया अब पूरी तरह से खुद को रामेंदु की पत्नी मानने लगी थी। बस एक ही कमी थी, रामेंदु हर वक्त उसके साथ नहीं होता था। इसलिए श्रेया अब अक्सर रामेंदु पर साथ रहने और पत्नी का दर्जा देने का दबाव बनाने लगी। शुरू में तो रामेंदु ने ज्यादा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब श्रेया लगातार इस बात की जिद करते हुए उसके साथ झगड़ा और गाली गलौज करने लगी तो रामेंदु को उसकी बात अखरने लगी। धीरे धीरे श्रेया भी समझ गई कि रामेंदु उपाध्याय ने उसे अपनी रखेल बनाकर रखा हुआ है। अगर वो उसे पत्नी का दर्जा नहीं देगा तो उसे पत्नी की तरह उसे तमाम सुख देने होंगे। इसलिए वो उसे अपनी हर फरमाइश पूरी करवाने लगी, यहाँ तक कि वो रामेंदु से अपने लिए खाना तक बनवाती। इस तरह से रामेंदु उपाध्याय का लगभग रोज ही फ्लैट में आना जाना होता। साथ ही श्रेया अब रामेंदु के साथ बुरा बर्ताव भी करने लगी। वो शराब पीकर रामेंदु को गालियां तक देती और शादी का दबाव बनाती। लेकिन रामेंदु उपाध्याय शादीशुदा और बाल बच्चों वाला था। ऐसे में वो शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। खैर, उन दोनों के बीच अब आए दिन झगड़े आम हो गए, लेकिन अय्याशी की लत की वजह से वो लाचार हो गया था और अपने पाप को छिपाए रखने के लिए सब कुछ सहने पर मजबूर था। दो जिंदगी जीते हुए रामेंदु उपाध्याय इस बात से अनजान था कि उसकी पत्नी सविता को एक बार फिर उसके चाल चलन पर शक हो गया है। 2 सितंबर 2023 को सविता अपने पति का पीछा करते हुए श्रेया के फ्लैट पर पहुंच गई। उस दिन रामेंदु की जिंदगी में कोहराम मच गया। पत्नी और प्रेमिका दोनों में जमकर खूब झगड़ा हुआ। श्रेया ने सविता से साफ कह दिया कि रामेंदु ने 3 साल से उसे अपने साथ रखा हुआ है। अब या तो वह उससे शादी करे, नहीं तो वो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। पत्नी और प्रेमिका की लड़ाई में रामेंदु लाचार खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। एक तरफ उसकी पत्नी को उसके अवैध संबंधों का पता चल चुका था, तो दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड पत्नी की तरह हक मांगने लगी। घर जाने पर पत्नी के ताने और क्लेश ने रामेंदु की जिंदगी को नासूर बना दिया था। पत्नी सविता और प्रेमिका के झगड़े के अगले दिन की बात है। वो श्रेया को जूडियो के एक आउटलेट ले गया, जहां उसने श्रेया को वही ड्रेस दिलाई जो हत्या के वक्त श्रेया ने पहनी हुई थी। रामेंदु उपाध्याय ने तय कर लिया कि अगर उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो श्रेया को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि किस तरह श्रेया को रास्ते से हटाया जाए ताकि वो पुलिस की गिरफ्त में ना आ पाए। आखिरकार बहुत सोच विचार कर उसने एक फुल प्रूफ योजना तैयार कर ली। उसी योजना के तहत 9 सितंबर 2023 को वो श्रेया को बियर पिलाने के लिए राजपुर रोड पर मौजूद एक क्लब ले गया, जहां पर रात को दोनों ने शराब पी। रामेंदु उपाध्याय ने खुद तो कम पी, लेकिन श्रेया को खूब शराब पिलाई। श्रेया जब शराब के नशे में धुत हो गई तो उसने श्रेया से लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहा। उसने अपनी कार में शराब भी रख ली। उसके बाद समय बिताने के लिए, ताकि रात ज्यादा हो जाए और वो अपना काम आसानी से कर सके, इसलिए वो पहले इधर उधर घूमता रहा।
उसके बाद महाराणा प्रताप चौक से थाने रोड की तरफ निकल गया। श्रेया शराब के नशे में थी, इसलिए वो रामेंदु से गाड़ी में ही संबंध बनाने की जिद करने लगी। रामेंदु ने उसे समझाया और कहा कि इसके लिए गाड़ी को थोड़ा अकेले में लेकर जाना पड़ेगा। तब तक रात के 1:30 बज चुके थे। रामेंदु ने अपनी कार थाने रोड पर सोडा सरौली से बाईं ओर जाने वाले एक रास्ते की तरफ मोड़ दी। वहां पर जंगल जाने वाला रास्ता था। उसने सोचा कि यहाँ श्रेया को ठिकाने लगाने का अच्छा मौका है। जैसे ही गाड़ी रुकी, नशे में धुत श्रेया गाड़ी से उतर गई। उसके गाड़ी से उतरते ही रामेंदु ने गाड़ी की पिछली सीट पर रखा हथौड़ा निकालकर उसके सिर और चेहरे पर एक के बाद एक कई बार करने शुरू किए। श्रेया को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वो लहरा कर जमीन पर गिर गई और थोड़ी ही देर में दम तोड़ दिया। उसके बाद रामेंदु ने श्रेया की लाश को उठाकर कार में रखा और उसी रास्ते पर कार को थोड़ा और आगे ले गया, लेकिन आगे रास्ता बंद था। लिहाजा उसने वहां से वापस गाड़ी बैक की, वापस मेन रोड पर ले आया और एक जगह कच्ची नाली में श्रेया की लाश को फेंक दिया। उसके बाद उसने कार में रखा तेजाब निकाला और उसके चेहरे पर डाल दिया ताकि लाश की शिनाख्त न हो सके। लेकिन शायद रामेंदु उपाध्याय की किस्मत उस दिन खराब थी, क्योंकि जिस वक्त उसने श्रेया को मौत के घाट उतारा था, उसके कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई। इसलिए जब उसने पहचान मिटाने के लिए तेजाब श्रेया के चेहरे पर डाला तो बारिश की वजह से तेजाब धुल गया और श्रेया का चेहरा पूरी तरह बिगड़ नहीं सका। श्रेया के शव को ठिकाने लगाने के बाद रामेंदु ने हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा थाने रोड पर सड़क किनारे फेंक दिया और वापस आकर कार क्लेमेंट टाउन के एक स्टोर में छुपा दी। श्रेया का सामान वगैरह भी उसने गाड़ी में ही छिपा कर रख दिया। इसके बाद वो अपने घर गया और पत्नी को बताया कि उसने श्रेया को हमेशा के लिए वापस भेज दिया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने रामेंदु उपाध्याय की निशानदेही पर उसकी कार के अंदर श्रेया का सामान और रामेंदु उपाध्याय के खून से सने कपड़े और कार में लगे खून के निशान बतौर सबूत इकट्ठे कर लिए। साथ ही थाने रोड पर सड़क किनारे से हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया, जिस पर रामेंदु उपाध्याय के उंगलियों के निशान। इसके साथ ही पुलिस ने राजपुर रोड के एंजल क्लब से श्रेया के साथ रामेंदु की सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर ली, जहां वो उसे शराब पिलाने ले गया था। खैर, सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने आरोपी रामेंदु उपाध्याय को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। साथ ही एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये का नकद इनाम देने का भी ऐलान किया। इस तरह से हवस की आग ने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद किया है। हवस की आग में इंसान खुद तो जलता ही है, दूसरों को भी जलाकर राख कर देता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहें, उनका ख्याल रखें। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।